हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हमने विवेकानंद अपना हाफ कंप्लीट किया था। सो अपना हाफ भी करके हम इस विवेकानंद टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। ठीक है, इस वीडियो में भी मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ। यूनिट 1 कंप्लीट है, यूनिट 2 कंप्लीट है, यूनिट 3 हमने अभी पेंडिंग में रखी है एंड यूनिट 4 हमारी हाफ कंप्लीट है और आज की वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप लोगों ने विवेकानंद की बाकी के टॉपिक्स नहीं देखे हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स के हिसाब से आपका पूरा जो नोट्स हैं वो नहीं बन पाएंगे। सो आपने इससे पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इन पीछे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक बात और, एक बहुत सारे बच्चों की मेरे पास बहुत प्यारी प्यारी सी रिक्वेस्ट आई है कि मैम आप थोड़ा सा और डीपली समझा दिया कीजिए, क्योंकि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा ढंग से नहीं समझा रही हूँ। देखो, ऐसा नहीं है। जो मैंने आप लोगों को बुक्स बताई हैं, आप जब उनको ओपन करके बैठोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैम क्या बताना चाह रही हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन ये रखते हैं कि अगर बच्चा बुक्स नहीं परचेज़ कर सकता तो उसके लिए अब हम और डीपली लेक्चर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बहुत अच्छे से देखो और मेहरबानी होगी कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उन बच्चों को ये पता लगे कि भाई पेपर ऑफलाइन होने हैं और हम पढ़ लें। सो प्लीज़ आप इस टॉपिक को और बाकी के क्लासेस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स या सिबलिंग के साथ, ताकि उन बच्चों को भी ये ना हो, क्योंकि बच्चे मुझसे अभी तक पूछ रहे हैं कि मैम सिलेबस क्या है या ये क्या है वो क्या है। देखो, जब आप लोगों का एक सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है ना, तभी दूसरा सेमेस्टर शुरू हो जाता है। तो 16 से वैसे आपने देखा होगा कि कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया जाने लगा है ऑनलाइन साइट पर, ऑफलाइन नहीं, साइट पर। तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लो। हो सकता है पॉलिटिकल ऑनर्स का नहीं आया हो, बट कोई इशू नहीं है, वेट कीजिए, आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। अब जो हमने पीछे पढ़े थे, इनके कुछ विचार पढ़े थे। अब इस टॉपिक में, मतलब इस क्लास में, हम बाकी के विचारों को कंप्लीट करके इनकी आइडियल सोसाइटी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अब है इनका राजनीतिक विचार। ठीक है, जो पीछे इन्होंने स्वतंत्रता के लिए, महिलाओं के लिए, जो चीज़ों के लिए बोला था वो मैंने आपको समझाया। अब आता है इनका राजनीतिक, पॉलिटिकल थॉट क्या थे इनके। देखो भाई, जो स्वामी विवेकानंद थे ना, वो पॉलिटिकल लाइफ में बिल्कुल बिलीव नहीं रखते थे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या बाकी जितने भी हमारे विचारक थे, जो इस टाइम के मॉडर्न विचारक थे, तो उन सभी ने बोला था कि विवेकानंद एकमात्र ऐसा इंसान था जिसने पॉलिटिक्स में बिलीव ना रख के, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करके पॉलिटिक्स को सुधारने की कोशिश करी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी चीज़ में ना घुसने के बावजूद भी उस चीज़ को ठीक करना। तो इन्होंने फिर भी कदम बढ़ाए थे। तो जैसा है कि इन्होंने बिलीव नहीं किया था, और साथ में उन्होंने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनमें से किसी में भी भाग नहीं लिया था, जैसे शासन करना, वोट वगैरह का, इन सब एंड ऑल थिंग्स, सारी जो पॉलिटिकल में आती हैं वो सब कुछ। ठीक है, तो फिर भी उनके भाषण और उनके विचार, उनकी बुक्स, उन सभी चीज़ों से पता लगता है कि पॉलिटिकल लाइफ के बारे में वो क्या बताना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान किसी चीज़ में इंटरफेयर ना करने के बावजूद उसको ठीक कर रहा है, उसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा है। तो जो है वो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इन्होंने बताए हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स अभी हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा बहुत और इसके बारे में इंट्रो, कि भाई ये बात आती है सामने कि उन्होंने पश्चिम के जो पॉलिटिकल थिंकर है ना, वेस्टर्न के, जो आप लोग MPP में पढ़ोगे, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में, उनसे बहुत आगे जाकर पॉलिटिक्स को सोचा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आपने CPT पढ़ी थी 5th सेमेस्टर में, उसमें पढ़ा था कि कैसे वेस्टर्न थिंकर्स ने क्या पॉलिटिक्स को लेकर बताना चाहा है, और वही सेम जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने भी वही आगे बात चाहिए है। लेकिन विवेकानंद ने ना उनसे आगे तक की सोची है, क्योंकि वो लोग तो पहले के हैं और ये बात के हैं, वो लोग 400-500 ईसा पूर्व के हैं, और इनकी तो डेट ऑफ बर्थ आपने पढ़ी है परिचय में कि क्या थी। तो इन्होंने जो आगे चीज़ें बताई हैं वो ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। ठीक है, राष्ट्रवाद में वो क्या बताते हैं कि देखो, विवेकानंद ने ना रिलीजन पे और कल्चर पे, दोनों चीज़ों को भारत पर डिपेंड, मतलब उन्होंने कहा कि भारत जो है ना रिलीजन पे और कल्चर पे चलता है। ठीक है, एक चीज़ और, आगे की क्लास कंटिन्यू करने से पहले मेरी वॉइस जो है थोड़ी ब्रेक हो रही है बार बार, थोड़ा पेन भी है मेरे गले में। तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिएगा। ठीक है, बीच में स्किप मत करना, कभी आप सोचो कि मैम की आवाज़ नहीं आई थी तो छोड़ो, पूरे ही टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इन्होंने जो थे, इन्होंने बोला भारत के जो, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है ना पॉलिटिकल साइंस में, कि पॉलिटिकल थ्योरी जो होती है पॉलिटिकल साइंस पे और पॉलिटिकल फिलॉसफी पे डिपेंड होती है। वैसे ही इन्होंने बोला भारत जो है, इंडिया जो है, वो रिलीजन्स पे और कल्चर पे बेस है, ट्रायंगल इन्होंने बनाया है। ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कि मैं इसके अतीत से तुम लोगों को, सभी लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि भारत एक्चुअली में है क्या। उन्होंने कहा कि भारत में, सिर्फ भारत में ही नहीं, पश्चिमी देशों में भी वेद और इन सब चीज़ों को माना जाता था उस टाइम पे भी, और इनफैक्ट इस टाइम पर भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए तो जो यहाँ पर मूर्तियों को या भगवानों को माना जाता है, वही चीज़ चाइना जापान में भी मानी जाती है। जो यहाँ पर रिलीजन माना जाता है वो मैक्सिमम चीज़ें पुराने टाइम से जो चलती आ रही हैं, मतलब बहुत प्राचीन टाइम से, कि ये तो मॉडर्न टाइम है आपका, तो वो जो प्राचीन टाइम से चलती हुई आ रही हैं वो चीज़ें मानी जाती थी। तो इन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बोलता कि जैसे भारत का अगर मैंने ट्रायंगल बना दिया कि भाई कल्चर के बेस पे और हमारा धर्म के बेस पे, रिलीजन के बेस पे जो है हमारा भारत टिका हुआ है। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई मैं ये मानता हूँ कि पश्चिमी देश के जो थिंकर थे ना, वो भी इन सब चीज़ों को मानते थे। उन्होंने कहा कि विश्व में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो घोषणा है ना, वो हिंदुओं की नवीन प्रेरणा और शक्ति के संचार की है। कि मतलब ये चीज़ उन्होंने बताया, जैसे कि आपने पुराने पढ़ा है और विवेकानंद ने पढ़ लिया कि वो क्या थे। तो उन्होंने मतलब एक तरीके से मेडिटेशन से, रिलीजन से, कल्चर से, किसी भी तरीके से बताने की कोशिश करी है कि भारत के अंदर किस तरीके की चीज़ें मनाई जाती हैं और मानी जाती थी। इससे भारतीयों के मन में भी ना आत्मा, गौरव और एक राष्ट्रीय का जो पुनरुत्थान होता है ना, वो चीज़ उभर कर सामने आती है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राष्ट्रीयता नेशनलिज्म की नींव रखी जाती है, उस पर खड़े होकर वो देश पूरा बंधनों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर राष्ट्रवाद या फिर नेशनलिज्म की बात आती है तो मैं इसके अंदर दो चीज़ों को मेन मानूंगा, और वो है मेरा कल्चर और मेरा रिलीजन। ठीक है। तो ऐसा ये है कि स्वामी जी जो थे, इन्होंने प्रचार प्रसार बहुत किया था। आपने पीछे पढ़ा कि किस तरीके से वो जो हमारे रिलीजियस सारे सम्मेलन वगैरह होते थे उसमें जाते थे, और उसमें भाग लेने के बाद ये बताने की कोशिश करते थे कि हिंदू धर्म को जैसे लोग मानते हैं वैसा नहीं है। क्योंकि राम मोहन रॉय में भी आपने यही पढ़ा था कि उन्होंने ये बोला कि मैं एक हिंदू होने के बावजूद भी अपने आप को हिंदू नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ लोगों ने हिंदू मान्यताएँ बहुत गंदी कर दी हैं, बहुत गिरी हुई बना दी हैं। क्योंकि मतलब कि जैसे कि सॉरी, महिलाओं पे अत्याचार करना, बाल विवाह है, बेटी होते ही मार देना, मतलब ये सारी वो चीज़ें जो एक इंसान के साथ नहीं कर सकता, तो आप कौन से हैवान हो। वो ये बोलते थे कि मैं हिंदू होकर अपने आप को हिंदू नहीं मानता। वही चीज़ विवेकानंद ने पूरी, उन्होंने बोला कि आप लोग, जैसे ब्रिटिशर्स तो थे इंडिया में, तो उन्होंने बोला कि भाई आप लोग ये चीज़ देखो कि इंडिया जो है बेसिक वो ये नहीं है। इंडिया के कल्चर, इंडिया का खान पीन, इंडिया का रिलीजन सब कुछ अलग है, सब बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, तो इसलिए आप लोग इसको समझो। तो वो जगह जगह जाके, शिकागो, अमेरिका, लंदन, जगह जगह जाके वो जो हमारे धार्मिक सम्मेलन होते थे उनको ज्वाइन करते थे और उसमें बताते थे। उन्होंने बोला भारत में संस्कृति राष्ट्रीयता पहले उत्पन्न हुई और राजनीतिक राष्ट्रीयता बाद में जन्मी थी। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो हमारी संस्कृति और धर्म है ना, वो पहले आता है, और जो हमारी पॉलिटिक्स है वो हमारी बहुत बाद में आती है। क्योंकि लोग जो हैं पहले अपने धर्म को और अपने कल्चर को मानते हैं। पैदा होते ही बच्चा पॉलिटिक्स में तो एंट्री नहीं मार लेता है ना, तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि पैदा होते ही बच्चा कल्चर को और धर्म पर फोकस करता है, ना कि किसी और चीज़ पर, पॉलिटिक्स पर। मीन्स सीधी सीधी बात। आगे उन्होंने बोला कि विवेकानंद ने ये एक्सेप्ट किया था कि हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व होता है और वो सभी तत्व उसी में केंद्रित होते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि भाई एक राष्ट्र का, और ये बात आपको पता है कि राष्ट्र को या राज्य को, कंट्री को ही कहते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि एक राष्ट्र का जो केंद्र मानते हैं ना, वो उसका मतलब जो उसके अंदर फैक्ट है, वो उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, हमारी एक तरीके से नेशनलिज्म की यहाँ बात हो रही है। ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि आज के टाइम पे, जैसे पहले टाइम पे राजा वाजा थे, राजा मर जाता था, बेटा बैठता था, फिर बेटा बैठता था, मतलब पितृसत्तात्मकता चलता था। फिर धीरे धीरे आज़ादी के बाद गवर्नमेंट आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो वो वाली चीज़ उन्होंने कहा कि भाई मैं पॉलिटिक्स में बिलीव रखता ही नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें दुनिया की अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं। उससे पहले भारत का, स्पेशली उन्होंने भारत को पॉइंट आउट किया है, क्योंकि भारत के अंदर ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती थी। जैसे ये था सती प्रथा, और ये था ही सब भारत का, बाहर का तो कुछ था ही नहीं है।
तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया। उन्होंने बोला कि धर्म ने भारत की एकता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक बहुत अच्छी पावर के रूप में काम किया, रिलीजन ने, कि इंसान कुछ भी करता। क्योंकि देखो, राम मोहन रॉय थे, ये थे या कोई भी थे, इन सभी ने, इनफैक्ट अंबेडकर ने भी सभी धर्मों के ग्रंथों को पढ़ा था। राम मोहन रॉय ने बिल्कुल क्लियरली मेंशन करा है अपनी हर किताब में कि मैंने बाइबल, कुरान, गीता और सारी चीज़ें पढ़ी हैं और मैंने ये जानने की कोशिश करी है कि किस धर्म में इंसानों को चोट पहुंचाने के लिए बोला गया है, लेकिन ऐसा किसी धर्म में मुझे नहीं मिला। वही विवेकानंद ने बोला था कि मैंने भी इन सब चीज़ों को पढ़ा है बहुत डीपली और बहुत अच्छे से समझा है, इनफैक्ट इनके जो अनुयायी हैं उनसे भी बातचीत करी है, लेकिन मुझे किसी धर्म में ये नहीं पता लगा कि किसी सामने वाले को हर्ट करना या उसको चोट पहुंचाना इस धर्म का कर्तव्य है। तो इन्होंने बोला कि धर्म ही भारत की एक ऐसा मात्र चीज़ है जो भारत को पावर देता है। कि अब ऑब्वियसली बात है, अब देखो भैया, पॉलिटिशियंस का सब जानते हैं, सब बोलते हैं और सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉलिटिशियंस का कोई धर्म नहीं होता, वो गद्दी जीतने के लिए किसी अपने को भी मरवा सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने पॉलिटिक्स को नेशनलिज्म से दूर रखने के लिए कोशिशें की थी। दूसरा है आपका अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है, इन्होंने बोला कि अलग अलग ग्रुप्स में और व्यक्तियों में, उनके पीछे में जो हमारे अधिकार और कर्तव्य होते हैं ना, उनके समर्थक में संघर्ष चलता रहता है। विवेकानंद ने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि इंसान के राइट्स तो उनको मिलते ही जाएंगे, जैसे वक्त बढ़ेगा राइट्स मिलेंगे, इनफैक्ट कुछ नेचुरल राइट्स भी उसके पास हैं, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो चीज़ देखनी ज़्यादा ज़रूरी है। कि भाई जैसे तुम्हें जीवन जीने का अधिकार मिल गया, अब तुम जीवन जीने में, अपनी सांसें लेने में किसी और की सांसें रोको, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इन्होंने इसलिए बोला कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है क्या। तीसरी चीज़ है अंतर्राष्ट्रीयवाद। अंतर्राष्ट्रीयवाद में विवेकानंद ने उग्र राष्ट्रवाद के स्थान पर ना इंटरनेशनलिज्म को सामने रखा। ठीक है, उन्होंने बोला कि जब शिकागो सम्मेलन में मैं गया था, वहाँ पर मैंने सभी लोग अपने अपने धर्म के, अपने अपने ईश्वर के बारे में बातचीत कर रहे थे, लेकिन सिर्फ विवेकानंद ने ही सबके ईश्वर की बात करी थी। ठीक है, यही एक स्पेशल ऐसे इंसान थे जिन्होंने सभी रिलीजन के ईश्वरों की बात करी थी। उन्होंने कहा कि मैं कुरान के, बाइबल के, गीता के, सभी जगह के ईश्वरों के बारे में बात करूँगा और मुझे ये देखने को मिलता है कि सब जगह इक्वालिटी है, सभी धर्म में इक्वालिटी मानी गई है, किसी में ये नहीं है कि किसी को मारो, किसी को हर्ट करो, कुछ करो, झूठ बोलो। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली थी। इसलिए विवेकानंद को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जो उनके एक दोस्त थे, ब्रिटिश थे, वो बाहर गए थे, अमेरिकन थे, सॉरी, तो उनका नाम मैंने आपको परिचय में बताया था, वो नाम आप अच्छे से याद रखना। और आप राजनीतिक जो इनके विचार हैं उसमें स्पेशली इंटरनेशनलिज्म टॉपिक में उनका नेम मेंशन कर सकते हो कि जब उन्होंने शिकागो सम्मेलन में सब अपने अपने ईश्वर की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सभी ईश्वर की बात करी थी। तो उसके बाद कौन थे वो इंसान जो इनसे प्रसन्न होकर इनको आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हिंदू धर्म और भारत से असीम प्यार करते हैं, लेकिन अन्य राष्ट्रों से उन्हें घृणा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू जो है भारत से ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी हिंदी भाषा से ज़्यादा प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और से नफरत करते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि वो, आपको ही पता है कि उन्होंने सब चीज़ें क्यों बोली थी, क्योंकि उन्होंने जो था ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और ये सारे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अच्छे से बताए थे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। लोग जो थे, वो जो हिंदुओं में सबसे छोटी जाति के लोग थे, फिर बड़ी जाति के, उससे बड़ी जाति के, तो इन्होंने सबने आपस में डिवाइड कर लिया था। उस हिसाब से अंग्रेज़ भी इनको वैसे ही ट्रीट करते थे। तो इन्होंने इसलिए बताया था कि हिंदू धर्म अपने आप को ज़्यादा बेटर मानता है। इसका मतलब ये नहीं है वो किसी और के रिलीजन को चोट पहुंचाता है या अपने बेटर नहीं मानता है, वो सबसे प्यार करते हैं। उन्होंने बोला कि हम लोगों में, मतलब हिंदुओं में ये बात नहीं है कि भाई वो अगर अपने रिलीजन के अंदर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे सती प्रथा थी या कुछ और थी, क्योंकि उस टाइम तक तो ये ख़त्म राम मोहन रॉय ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर भी बहुत जगहों पे होता था। तो उन्होंने ये वाली बात बोली कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो अपने धर्म से रिलेटेड लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं तो वो किसी और को भी चोट पहुंचाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शक्ति को प्राथमिकता, पावर प्रायोरिटी। इन्होंने बोला कि शक्ति और निडरता के अभाव में ना तो व्यक्ति रियलिटी में अपनी रक्षा कर पाएगा और ना ही अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएगा, तो फिर कर्तव्यों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई जब इंसान निडर होगा, उन्होंने बोला कि आप निडर बनो, जो भी हालात आए, जैसे भी हालात आए, उसके अंदर निडर बनो। क्योंकि वो जो है, आपको मैंने फ्रंट पेज पर आपको जो बताया था कि उनका जो डायलॉग था, उस डायलॉग को बहुत अच्छे से याद रखो।
और वो डायलॉग ये था कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य पर ना पहुंच जाओ। ठीक है, तो उन्होंने इस वाले उसमें कि पावर प्रायोरिटी में कि आपकी पावर सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि अगर आप एक बार गिर गए, दूसरी बार उठो, तीसरी बार गिर गए, चौथी बार उठो, लेकिन उठो और बिल्कुल एंड तक अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुंच जाओ। तो शक्ति को प्राथमिकता दो, ये वाली चीज़ भी इनकी राजनीतिक विचारों में आती है। और इस विचार का लास्ट टॉपिक है व्यक्ति के गौरव में विश्वास। देखो, मानव सम्मान और पुरुष तत्व की जो भावना है ना, उसका जागरण होगा और वो राष्ट्र सच्चे रूप में शक्तिशाली बनेगा। विवेकानंद ने इंसान को स्वाधीनता के उस सबसे ऊपर वाले रिप्रेजेंटेटिव के रूप में माना। उन्होंने कहा कि इंसान का जो आस्था है वो प्रकट होगी। भाई सीधी सी बात है, इन्होंने ये वाली बात बोली है। विचार काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विचार। सामाजिक विचार में सिर्फ 3 ही पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डीपली डिस्क्राइब करना, और अब समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहला आता है आपका अस्पृश्यता का विरोध। देखो, जैसे कि जो हमारे विवेकानंद थे, यही एक ऐसे मात्र विचारक माने जाते हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करके अपनी बात को पूरा समझाया है। लेकिन अंबेडकर भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में अपने आप को इंटरफेयर ना करके अपने विचारों को समझाया, लेकिन बाद में पॉलिटिक्स में आ गए थे वो, क्योंकि संविधान के निर्माता उन्हीं को माना जाता है। सब चीज़ों में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था अपनी फिलॉसफीज़, अपनी थ्योरीज़ के बाद। अब वो तो आप अंबेडकर में पढ़ लोगे। आओ अब आते हैं वापसी। सबसे पहला है अस्पृश्यता का विरोध। ठीक है, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक चलता है जब से दुनिया शुरू हुई है। देखो भाई, अनटचेबिलिटी इन्होंने बोला, ये मानते हैं कि इंसान के दिमाग में ये चीज़ें भरी हुई होती हैं। ऐसा नहीं है कि समाज इस चीज़ को उत्पन्न करता है। अब समाज ये तब उत्पन्न करता है जब इंसान का दिमाग उस चीज़ को बाहर निकालता है। विवेकानंद ने बोला कि भारत के अंदर एक सबसे घिनौनी और सबसे गंदी हरकत अनटचेबिलिटी वाली है, कि जैसे कि अभी आप अंबेडकर में पढ़ोगे तो उसमें अच्छे से आपको डीपली समझ आएगा कि अनटचेबिलिटी में लोगों के साथ किया क्या जाता था। तो वही चीज़ को विवेकानंद ने समझाने की कोशिश करी कि भाई आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है। जाति और ये सारी चीज़ें इंसान ऊपर से बनवा कर नहीं लाया है, वो हम लोगों ने खुद बनाई है। हम लोग खुद अपनी मर्जी से अपने भगवान को पूजते हैं। हमें किसी ने फोर्स नहीं करा कि आप ये मानो। मैं खुद बुद्ध हूँ, मैं खुद इस धर्म को मानता हूँ, हिंदू को मानता हूँ। इनफैक्ट मैं सभी धर्म को अच्छी तरीके से मानता हूँ और अपनाता भी हूँ, क्योंकि उन सभी धर्मों में सच बोलना और कोई गलत काम ना करना, अपने धर्म के अनुसार जो चीज़ें दी गई हैं उसको डेली अपनाना करना, वो सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो अनटचेबिलिटी में उन्होंने बोला, वो इस चीज़ को मिटाना चाहते थे। वो कहते थे कि तुम्हारे मन में जो ईश्वर है ना, वो ही मेरे मन में भी है, तो फिर भेदभाव क्यों करना। ठीक है, जैसे कि आगे आप पढ़ोगे ना गांधी में और बाकी सब टॉपिक्स में, वो लोग ये बोलते हैं, स्पेशली गांधी का ये बात है, गांधी जी बोलते थे कि सच्चा ईश्वर वो ही है जो इन सब चीज़ों को दूर रखता है। सच्चा ईश्वर को मानने वाला, ये नहीं कि पाठ पूजा करने वाला, नमाज़ पढ़ने वाला, चर्च में जाकर जीसस से प्रेयर मांगने वाला। वो कहते थे कि मैं ऐसे लोगों को नहीं मानता। मैं अपने धार्मिक विचारों में ये रखता हूँ कि सच्चा ईश्वरवादी वो ही है जो सच्चाई पे चलता है और लोगों को हर्ट नहीं करता है। वही सेम जो है हमारे विवेकानंद ने भी बोला है। ठीक है, बाल विवाह का विरोध। बाल विवाह का विरोध जो है हमारे सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने किया था। बाल विवाह को, इनफैक्ट सती प्रथा को और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन आगे चलकर बाल विवाह का विरोध इन्होंने किया था। ठीक है, स्वामी जी जो थे ना, इनके टाइम में बाल विवाह बहुत ज़्यादा चलने लगा था, क्योंकि भाई अब जब राम मोहन रॉय अपना सब कुछ कर गए, मर गए, वो कब तक जिंदा रहते, खुद सोचने वाली बात है। तो वो चीज़ जब ख़त्म हुई, मतलब उनकी जब डेथ हुई, तो वही सब चीज़ें दोबारा चलने लगी। जैसे मैंने बताया कि सती प्रथा ख़त्म तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ चलती थी। तो इन्होंने बोला कि स्वामी जी ने जो बाल विवाह थी उसके लिए कहा था कि असामयिक संतान की उत्पत्ति होती है, और जो अल्पवायु में संतान देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने का काम भी करती है। उन्होंने कहा कि जब आप छोटी उम्र में शादी कर दोगे तो बच्चा पढ़ेगा कब। मतलब जैसे कि राम मोहन रॉय का भी आपने पढ़ा कि पहली शादी 9 साल की उम्र में हुई, फिर दूसरी शादी 11 में हुई, फिर तीसरी शादी 15 में हुई। तो मतलब सोचने वाली बात है कि वो अपने बच्चों के साथ बैठ के सेम क्लास में पढ़ते थे। तो खैर ये तो मजाक था। तो बस ये वाली बात को वो विवेकानंद जो थे वो बताना चाहते थे कि इंसान को, बच्चे को इतना पढ़ाओ, इतना लिखाओ कि वो कल को हम भारत का, जिस जगह पे वो रहता है उस जगह का नाम रोशन करे। बच्चे का ये नहीं है कि बच्चा, लड़की पैदा हुई है तो बाल विवाह करो और इसको भगाओ, निकालो यहाँ से। या फिर अगर भगाना भी नहीं है तो पहले ये होता था कि बच्ची को दूध में डुबो के मार दिया जाता था, जिंदा बच्ची को। अब बहुत बहुत मुश्किल, मतलब
अगर महसूस भी करके देखा जाए सांस रुकना तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो वही सब चीज़ों को विवेकानंद ने बोला कि मैंने अपने आप पर खुद पर लेकर देखा, थोड़ी बहुत देर तक मैं अपना सांस नहीं रोक पाया तो किसी बच्ची को या किसी बच्चे को जान से मार देना बहुत गलत बात थी। या तो इन्होंने इसलिए बाल विवाह का विरोध करा था। तीसरी चीज़ है दलितों का उत्थान। दलितों के उत्थान में विवेकानंद जो थे उन्होंने बोला कि जाति प्रथा का मैं विरोध करता हूँ। भाई इन्होंने बोला कि जाति व्यवस्था जो 4 वर्ण बांट ली है ना लोगों ने, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है और एक और है, तो उनको मैं ये इन चीज़ों को नहीं मानता। मैं अपने आप को बस वो मानता हूँ जो बेसिक ईश्वर को मानता है। इसके अलावा मैं ये नहीं जानता कि मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, वैश्य हूँ, क्या हूँ। तो इसलिए इन्होंने दलितों का उत्थान किया था कि अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। दलित और ब्राह्मण आप लोगों ने खुद बनाया है, दलित दलित बनकर नहीं आया है। अब आते हैं इनकी मेन थ्योरी, बेसिक थ्योरी है हमारी आइडियल सोसाइटी। भाई जितना आपने विवेकानंद पढ़ा है उस हिसाब से तो आपको पता लग गया होगा कि अपनी आइडियल सोसाइटी में क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने बोला कि भारत का जो पुनर्जागरण हुआ था ना उसमें स्वामी विवेकानंद दूसरे ऐसे शख्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे। इंडियन रेनेसेंस, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, आप मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे ज़रूर बताना। ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आई होप आप लोग इसको नहीं भूले होंगे। अगर भूले होंगे तो बहुत गलत बात है, खुद ही अपने आप को मारना और दोबारा पढ़ाई करने बैठना। ठीक है, तो विवेकानंद के विचार ये थे, उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में अपने आप को नहीं डालना चाहता, क्योंकि पॉलिटिक्स एक तरीके से अपने धर्म को ना मानने वाली बात है। पॉलिटिक्स पुराने टाइम पे भी पॉलिटिक्स यही थी। जैसा आप लोगों को मैंने बताया, पॉलिटिक्स में पहले क्या होता था, शादियों के नाम पे, दहेज के नाम पे एक पूरी की पूरी स्टेट लड़की के साथ लड़के के घर जाती थी। तो वो वाली चीज़ कि अब वो जहाँ का राजा है वो उस जगह का भी राजा बन गया जहाँ की लड़की वहाँ पर गई थी। तो विवेकानंद ने इन चीज़ों पर मना करा। उन्होंने कहा कि पुत्री को संपत्ति दो, वो उसकी मर्जी है, वो वहाँ रखना चाहेगी तो रखेगी, घर लेके जाना चाहेगी तो ले जाएगी, वरना उसकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। दहेज के नाम पे आप उसको जो देना चाहते हो दो, लेकिन ये जो स्टेट का बंटवारा होता है ये मैं नहीं मानता, क्योंकि जो समाज है वो पूरी सभी लोगों के लिए है। अब अगर मान लो यहाँ के समाज के लोग उस राजा के अंडर में दुखी हैं तो फिर ये जो है समाज का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आगे आगे उन्होंने इन सब बातों को बोला कि मैं इन चीज़ों को भी मानता हूँ कि आदर्श समाज, एक आइडियल सोसाइटी तभी बन सकती है जब इंसान एजुकेटेड होगा। तो उन्होंने आइडियल सोसाइटी को एनालाइज किया, उन्होंने कैटेगरी में बांट दिया और उन्होंने ये बोला कि अगर आप लोग ये मानते हो कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ये सारे जो पूरे 4 टॉपिक्स आपके डिवाइड होते हैं, तो अगर इसमें भी टॉपिक डिवाइड किया जाए तो आप उसी हिसाब से एनालाइज करके देखो। ब्राह्मण की एक जगह बहुत अच्छी हो जाएगी, वैश्यों की बहुत गिरी हुई मानी जाएगी, शूद्र की ये मानी जाएगी, उनकी वो मानी जाएगी। तो इसलिए इन्होंने ऐसा बोला कि अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो ब्राह्मण को वैश्यों की जगह रख कर देखेंगे, क्या ब्राह्मण उनकी जैसी ज़िंदगी गुजार पाएंगे। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था सभी लोगों से। तो ब्राह्मणों का और बहुत जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे उन्होंने ये बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका ये मानना था, मतलब अंधविश्वास जो था उनका, कि ये लोग ऑटोमेटिकली ऐसा है, ये इनकी गलती है, इनके जन्म की गलती है कि ये लोग ऐसी जगह पैदा हुए, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम क्यों अपनी जगह बदलें। तो इन सारी चीज़ पे उन्होंने कहा कि इसी चीज़ को लेकर मैं अंधविश्वासों को, इन सब चीज़ों को दूर करना चाहता हूँ, ताकि जो मेरी आइडियल सोसाइटी है वो बहुत अच्छे तरीके से बनकर सामने आ जाए। स्वामी जी जो थे उन्होंने कहा कि धर्म को आप मानो, लेकिन धर्म का जो इस्तेमाल है पॉलिटिकल वे में या पावर के वे में मत करो। आप ब्राह्मण हो, ठीक है, अपने आप को अच्छी फैमिली का मानते हो, आपको पैसा है तो मानो, लेकिन जो आपसे छोटा है पैसे की हैसियत में भी और रंग रूप की हैसियत में भी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको नीचा दिखाओगे। तो उन्होंने बोला, एक पश्चिमीकरण पे उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन पे जोर दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई वेस्टर्न में बाहर जाकर मैंने देखा कि फॉरेन कंट्री में औरतों का दर्जा, औरतों का जो मुकाम है वो आदमियों के इक्वल में था, कि जो काम आदमी करते थे वो काम औरतें भी करती थी। स्पोर्ट्स में भाग लेना और पॉलिटिक्स में भाग लेना, औरतों को हर जगह घूमना फिरना, अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें जो थी वो सेम इक्वल था। और भारत में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कितना राजा राम मोहन रॉय ने ये सब करा, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय इनसे पहले के थे, तो उनको पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी सिर्फ ये जात पात और ऊंच नीच को ख़त्म करने में। उन्होंने अपनी माँ समान भाभी को भी खो दिया था सिर्फ इसी सब चीज़ों में।
तो मैं ये चाहता हूँ कि एक आइडियल सोसाइटी ऐसी बने कि जिसके अंदर सभी लोग अपनी जाति पाति धर्म और सबको अपने पास रख के साथ में सभी के साथ इंक्लूड हो सके। ठीक है, अब इसका आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में भाई आप लोग जानते हो पिछले 2 साल से एक ही बात रट रही हूँ और अब भी यही बोलूँगी कि जो आपने आंसर लिखा है उसमें से 2-2 4-4 लाइनें उठा के निष्कर्ष लिखो और लास्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखो कि विवेकानंद ऐसे थे वैसे थे और इनको ये करना चाहिए था और हम इनको ऐसा मानते हैं। दैट्स इट, आपका निष्कर्ष कंप्लीट हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को विवेकानंद तो बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। राजा राम मोहन रॉय में भी मैंने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, बट बहुत सारे बच्चों की शिकायतें थी कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा। देखिए मैंने आपसे बोला था कि अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ नहीं आता ना तो उसके लिए पहली बात तो बुक सामने रखते हैं। बुक से भी समझ नहीं आता तो हम आपके लिए टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल क्यों खोल के बैठे हैं भाई, वहाँ पर पूछो आप हमसे, वहाँ पे क्यों नहीं पूछते हो आप? तो वहाँ पे अपने डाउट्स को कंफर्म करो। तीसरी बात ये कि बच्चों ने मुझसे बोला था कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया करो। देखो ये फाइनल ईयर है आपका और 6 सेमेस्टर है आपका। एक पूरी इंसान की थ्योरी आपको पढ़नी है, इसके अंदर से एक भी टॉपिक स्किप करोगे जो मैंने आपको पढ़ाया है तो इसका मतलब आपने अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक खो दिया। ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपको जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। हर टॉपिक में अपना कंप्लीट आप प्रोसेस रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम गांधी स्टार्ट करेंगे। अभी पंडिता रमाबाई को थोड़ा और दिन रोकेंगे, थोड़ा इनको रेस्ट लेने दो, उसके बाद हम इनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।